बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। पूरा एक हफ्ता होने जा रहा था इस केस में। 6 दिन से मेरे मामा जी अंडरग्राउंड थे। उन पर खून का इल्जाम था। जिस दिन खून हुआ था उस रात वो मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो ही मुझे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, लेकिन 5 दिन से उनका कोई अता पता नहीं। इस दौरान उन्होंने मुझे 4 लोगों के नाम और नंबर दिए थे। उनके बारे में जो भी पता चला मुझे, उससे बस इतना समझ आया कि यह मामला गंभीर था। पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, डिफेंस मिनिस्ट्री, सब बड़े लोग केस से जुड़े थे। मुझ पर भी नजर रखी जा रही थी। मुझे यकीन तो नहीं था कि यह खून मामा जी ने ही किया है। एक तरफ षड्यंत्र की बू आ रही थी इस केस से, लेकिन दूसरी ओर किसी के भी बारे में कभी कुछ निश्चित तो कहा नहीं जा सकता। यही हिस्ट्री ने सिखाया है हमें। और ऐसा ही कुछ हुआ। कल अचानक सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मामूली सा, लेकिन उस बहाने एक बंदी से मुलाकात हुई। मैं उसके घर पहुंचा और वहां मुझे मामा जी की एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के साथ तस्वीर दिखी। जब मैंने उस आर्मी ऑफिसर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो ये जाना कि मेरे मामा जी, जिन्हें मैंने आज तक बस एक स्ट्रिक्ट और जरा खड़ूस टाइप सरकारी बाबू ही समझा था, जो नियम, कानून, अनुशासन से जीते थे, वो एक्चुअली में एक रॉ एजेंट हैं, यानी सरकारी जासूस। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस, खूनी रिश्ता का तीसरा भाग। कल शाम मुझे पता चला और तब से लेकर आज सुबह तक मैं अपने अड्डे से बाहर नहीं निकला हूं। मैं जहां हूं उस ठिकाने का पता सिवाय मुकंदी के और कोई नहीं जानता। कल शाम से मैंने अपना मोबाइल का सिम कार्ड निकाल के रखा हुआ है। उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हो सकता है मेरे नंबर को भी ट्रैक किया जा रहा हो। रात भर इस उधेड़ बुन में रहा कि अब आगे क्या किया जाए। बहुत देर रात में नींद आई, लेकिन सुबह वही 4 बजे आंख खुल गई। आदत जो है, मामा जी ने इतने साल डंडा मारकर जो आदत डलवाई है। सो सुबह उठा, कसरत की और नहाने चला गया। हाँ, नहा रहा था तब दिमाग में एक फितूर जागा। अगर मामा जी रॉ एजेंट हैं तो जाहिर है कि नैना देवी का मर्डर कोई क्राइम ऑफ पैशन तो है नहीं, और ना ही किसी क्राइम ऑफ पैशन में इस तरह से स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो भी क्राइम हुआ है, जिससे भी, उसका लेना देना किसी और बड़ी बात से है। ऑल्सो कल पुनीत का रिएक्शन देखकर या मोहन बडोला का कॉल सुनकर ये तो पक्का था कि इस क्राइम में इन सालों का भी कुछ कनेक्शन तो है। तो क्यों ना इन्हीं को कुछ और छेड़ा जाए। इनफैक्ट इन 2 के अलावा वो जो तीसरा बंदा है, आईआईटी का प्रोफेसर, उसके उंगली की जाए। बस ये डिसाइड करके मैंने एक छोटी सी चैन की नींद ली। 8 बजे उठा, तैयार हुआ। मैंने एक गेटअप पहन लिया, थोड़े से लंबे बाल, सर पे कैप, फ्रेंच बियर्ड, और इस गेटअप में मैं बाहर निकला। पहले पहुंचा कैनॉट प्लेस और वहां पहुंचकर मैंने अपने मोबाइल में अपना सिम लोड किया। अब मैं तैयार था। देखते हैं मुझे कितना ट्रैक करते हैं ये लोग। मैं उनसे स्मार्ट हूं बच निकलने में, या वो मुझसे तेज मुझे फिर भी ट्रेस करने में। मैंने सबसे पहले सूरज सिंह जी को फोन लगाया। अरे यार फैंटम, इतनी सुबह सुबह। सूरज सिंह जी, 9:30 बज रहे हैं। सुनिए, एक एड्रेस लिखिए प्लीज। यहाँ 2 फॉरेनर्स रुके हुए हैं जो हो सकता है इलीगल हों, या समझ रहे हैं ना। कोई तो होगा आपकी फोर्स में जो प्रमोशन चाहने के लिए बेताब होगा। उससे छापा मरवा दीजिए इस ठिकाने पर। अरे फैंटम, पुलिस फोर्स में जितने आलसी होते हैं ना, उतने उतावले भी। ठीक है, ये काम हो जाएगा तेरा। लेकिन देखो, एक टिप दे रहा हूं। जो नैना देवी मर्डर केस है ना, बहुत सेंसिटिव मामला हो गया। अभी सीबीआई हरकत में आ चुकी है। थैंक यू सूरज सिंह जी। मैंने एक कॉल कट किया और दूसरा फोन लगाया अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड को।
और उसे भी सेम टू सेम इंफॉर्मेशन दे दी। ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में ऐसी खबरें और ऐसी वारदात तो न्यूज वालों की लाइफ बना देती है। आज लंच तक ये तो पक्का था कि सारे देश में एक सनसनी तो फैली जाएगी। बस ये 2 कॉल्स करके मैं सरवना भवन में एंटर हुआ, बढ़िया साउथ इंडियन नाश्ता करने, इडली, वड़ा सांभर और एक सादा डोसा विद फिल्टर कॉफी। अंदर घुसकर टेबल पर बैठा ही था कि मेरा मोबाइल बजा। अननोन नंबर था, मैंने फिर भी कॉल लिया। हाय फैंटम, मैं साक्षी बोल रही हूँ। कल हमने हाँ पहचान गया साक्षी, लेकिन आई नो, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बिना तुम्हें बताए तुम्हारा फोन नंबर ले लिया कल। आई रियली अपोलोजाइज, यू नो इट वाज वेरी बचकान ऑफ मी, लेकिन ओके, लेट मी जस्ट से इट, आई हैव फॉलन इन लव विद यू फैंटम। मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करती थी लव एट फर्स्ट साइट में, लेकिन यस, कल मुझे हो गया। मैं ये भी नहीं जानती, आई मीन आई एम श्योर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, है ना? और हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही रियली। बस मुझे अपने मन की बात बाहर निकाल देनी थी। सी फैंटम, आई एम एन ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल। आई वाज लकी टू हैव क्रॉस पाथ विथ यू। मैं तुम्हें भूलूंगी तो नहीं, अगर फिर कभी मिलना हुआ तो हुआ। टेक केयर, बाय, सी यू। मैं तो बस सुनता ही रह गया और उसने फोन भी रख दिया। बारिश के दिनों में ना कभी कभी कुछ देर के लिए अचानक बादल छटते हैं, थोड़ी धूप निकलती है, सुहानी सी वो धूप बड़ी अच्छी लगती है। बस वैसी वाली सुहानी फीलिंग मिली इस फोन कॉल से मुझे। यार ये साक्षी तो 100% अपने टाइप की बंदी निकली, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसे जाने नहीं दे सकता मैं। बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही हैं मेरी, लेकिन ये बाबी डॉल टाइप लड़की पहली बार लाइफ में मिली। मैंने तुरंत उसी के नंबर पे कॉल बैक किया। कॉल कनेक्ट हुआ, एक ही बेल बजी थी और कल शाम से तुम्हारा मोबाइल फोन क्यों ऑफ है? 1 घंटे में मुझे लक्ष्मी नगर के बाल निकेतन पब्लिक स्कूल के पीछे मिलो। जी, आपसे तो अब मैं मिलना ही चाहता था, मिस्टर मुकुट बिहारी मिश्रा, रॉ एजेंट। एनीवे, मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा और साक्षी का नंबर मुझे देख मुस्कुरा रहा था। मैं रिडायल करने ही वाला था कि वेटर आ गया मेरा ऑर्डर लेने। मैंने उसे ऑर्डर दिया और फिर रिडायल करने के लिए उंगली उठाई कि अचानक एक जोर से आवाज आई। रेस्टोरेंट के एक कोने में दीवार पर लगे एक छोटे से टीवी सेट की किसी ने वॉल्यूम तेज की। इस पल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नई दिल्ली आईआईटी कैंपस में एक प्रोफेसर के घर पर पड़ी पुलिस रेड में 2 विदेशी जासूस पकड़े गए। मैं मुस्कुराया। एक सनसनी भी कितनी तेज ट्रैवल करती है। मुझे तुरंत मुकंदी का भी मैसेज आ गया, बधाई हो भैया, और मेरी हंसी छूट गई। इस डबल खुशी के साथ अब मैंने एक बड़ी सी सांस ली और साक्षी का नंबर फाइनली डायल किया। लेकिन इससे पहले कि मैं मोबाइल अपने कान पे लगाता, 3 बंदे सादे कपड़ों में मेरी टेबल पर आकर बैठ गए। एक मेरी बगल में मुझे हल्के से खिसकाते हुए, फैंटम में दिनेश यादव, सीबीआई, प्लीज तमाशा किए बिना चुपचाप हमारे साथ चल लो। पूछताछ करनी है तुमसे, बस इट्स ए रिक्वेस्ट, ठीक? मैंने साक्षी को लगाया कॉल तो कट कर दिया था। अब मैं सीबीआई वालों की शक्लें देख रहा था और मैंने सोचा, जब मुझे इस हुलिये में इन्होंने धर लिया है, तमाशा करने का तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैंने ही सनसनी फैलाई है तो उसका नतीजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैंने सर हिलाया हाँ में और कहा, चलिए। रेस्टोरेंट से निकलते हुए मुझे यह ख्याल जरूर आया कि 1 घंटे में मुझे लक्ष्मी नगर में ना पाकर मामा जी बड़े नाराज होंगे। हम सीधे लोधी रोड सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां ये मुझे 2nd फ्लोर पर ले आए। लिफ्ट से निकलकर मैं बाईं ओर मुड़ा तो तभी कॉर्नर ऑफ माई आई से मुझे एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। पुनीत वर्मा यहां पर, और उसके साथ एक उम्र वाला गंजा आदमी भी था। होना हो ये मोहन बडोला ही होगा। मैंने भी तुक्का फेंका और स्माइल करते हुए चिल्लाया, नमस्कार बडोला जी। एंड यस, बडोला जी ने वहीं से हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मुझे पलट नमस्ते की। मुझे एनीवे सीबीआई वालों ने बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम टाइप जगह में बिठा दिया और वहां सीबीआई अफसर दिनेश यादव मेरे सामने आकर बैठ गए। रूम में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। फैंटम, मुझे नहीं पता कि क्या जानते हो और कितना, लेकिन मुझे पता है
कि तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और ये कहते ही उसने एक बड़ी सी फाइल खोली और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने की। इन्हें पहचानते हो? ये हैं मुकुट बिहारी मिश्रा, तुम्हारे मामा जी। वैसे तो ये सरकारी बिजली विभाग में बाबू हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे ये रो ऑपरेटिव हैं, देश के जासूस जो अब दुश्मन से मिल चुके हैं। जिस औरत का इन्होंने खून किया, मिस नैना देवी, वो एक इंटरनेशनल ब्रोकर थी। विदेशी सरकारों के लिए दूसरे देशों में डील करवाना उसका बिजनेस था, और पिछले 1 साल से वो किसी फॉरेन एजेंसी के लिए काम कर रही थी यहीं इंडिया में। ये लोग हमारी एक टॉप सिक्योरिटी फाइल के पीछे पड़े थे, और ये फाइल इन्हें दिलवाने में तुम्हारे मामा जी उनकी मदद कर रहे थे। मोहन बडोला, पुनीत वर्मा, यशवंत नारायण और तरुण मलक्कर, ये तुम्हारे मामा जी के टीम के रो एजेंट। इन्हीं चारों ने तुम्हारे मामा जी तक हमें पहुंचाने में मदद की। अब वो फाइल। नहीं वेट, पहले ये बताइए मामा जी ने नैना देवी का मर्डर क्यों किया? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे मामा जी को नैना देवी किसके लिए काम कर रही थी उनका पता मिल गया था, और वो अब ये डील डायरेक्टली उन बॉसेस के साथ करना चाहते हैं। सच कहूं तो तुम्हारे मामा जी जरा ग्रीडी हो गए थे, लालची। देखो फैंटम, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि तुम ही हमें अपने मामा जी तक पहुंचा सकते हो। हम जानते हैं तुम एक बार अपने मामा जी से 5 दिन पहले मिल चुके हो। हम शायद उस रात ही तुम दोनों तक पहुंच जाते, लेकिन इन मोमेंट पे तुम्हारे मामा जी हम दोनों को ही चकमा दे गए, राइट? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल रखा हुआ था। बस इतना ही पूछा दिनेश यादव से कि मुझसे क्या चाहते हैं आप? ऑपरेशन। सुबह की आईआईटी कैंपस में पड़ी रेड के पीछे तुम ही हो, ये मैंने फिगर आउट कर लिया है। नाइस मूव, वेरी इंटेलिजेंट। शायद तुम ऐसा आज ना करते तो शायद हम तुमसे और कुछ दिन ना मिलते। अभी अच्छा ही हुआ ना कि हम मिल लिए और हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। एनियारिया मामा जी कहाँ हैं? नहीं, लास्ट टाइम भी उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट किया था और उनका कॉल ट्रेसेबल भी नहीं। जाहिर है। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। कुछ पता चले तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे कांटेक्ट करोगे। ये मेरा नंबर है। नाइस मीटिंग यू। अब तुम शायद साक्षी से मिलोगे, राइट? नाइस गर्ल। दिनेश यादव ने मुझे एक चिट पर हैंड रिटन अपना नंबर दिया और खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए। मैंने केवल उसका हाथ मिलाया और मैं वहां से निकला। बिल्डिंग से बाहर सड़क पर आकर बस खड़ा ही हुआ था कि एक ऑटो आकर रुकी। कहाँ जाओगे भैया? मुकंदी। मैं मुस्कुराते हुए बैठा और उससे कहा कि भाई जहन्नुम में नहीं जाना यार, बस कहीं जन्नत हो तो ले चल, इस धरती पर तो नहीं रहना। और मुकंदी ने रेयर व्यू मिरर में स्माइल करते हुए जवाब दिया, फिर तो साक्षी जी के यहाँ ले चलता हूँ, है ना? गोल्फ लिंक्स घर पर ही है वो। मैंने भी ओके कहा और साथ साथ साक्षी का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुआ, एक बेल बजी और बहुत बदतमीज हो गए हो तुम मुन्ना, ज्यादा फैंटम न बनो तुम, समझे? कहाँ पहुंचे हो? आ रहे हो या? आ ही रहा हूँ, सीधे सीधे आप तक नहीं आ सकता, ये भी आप जानते हो मामा जी। हाँ ठीक है, अब मुझे 20 मिनट में लक्ष्मी नगर के पास पटेल हॉस्पिटल में मिलो। रूम नंबर 2 में मिलना। डॉक्टर बत्रा के नाम का नेम प्लेट लगा होगा। जी। मैंने मुकंदी को बताया चेंज ऑफ प्लान, लेकिन मुकंदी ने ऑटो घुमाई नहीं, सीधे ही चलता रहा और एक फोन कॉल किया किसी को। उसी सड़क पर 2 सिग्नल छोड़कर तीसरी लाल बत्ती पर जब ऑटो रुकी तो बगल में एक और ऑटो आकर खड़ी हुई और मुकंदी बोला, भैया आप है ना इस वाली ऑटो में शिफ्ट हो जाओ, समझ गए ना? मैं तुरंत शिफ्ट हो गया उस दूसरी ऑटो में और जैसी ही लाल बत्ती हरी हुई मुकंदी सीधा निकल गया और हमारी ऑटो ने लेफ्ट लिया लक्ष्मी नगर की तरफ। मैंने अपने मोबाइल का सिम फिर से निकाल लिया था और अपना गेटअप मुकंदी की ऑटो में छोड़ दिया था। लक्ष्मी नगर पहुंचकर मैं पटेल हॉस्पिटल के बाहर उतरा। फर्स्ट फ्लोर पे छोटा सा क्लिनिक टाइप था। ऊपर गया और घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पर ही रूम नंबर 2 था। उस पर डॉक्टर बत्रा का साइन बोर्ड लगा हुआ था। मैंने नॉक किया और दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। डिजिटल लॉक वाला दरवाजा था। मैं अंदर घुसा, अपने पीछे डोर बंद कर दिया और सामने देखा तो मैं हैरान रह गया। टेबल पर एक बड़ा सा सूटकेस खुला हुआ था जिसमें एक मॉनिटर था, कुछ डिजिटल मशीन्स, बगल में एक एंटेना रखा था, सुपर सर्विलेंस का सामान।
एकदम हाईटेक, और मामा जी मॉनिटर पर अलग अलग डायरेक्शन के इमेजेस चेक कर रहे थे। बैठो, तो तुम्हें पता चल गया है। चलो, अच्छा है। हद है आपकी मामा जी, इतना बड़ा सच आपने इतने साल घर में सबसे छिपाए रखा। यहां तक कि इतने बड़े कांड में आपने मुझे इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे बताया तक नहीं। आपने अपने भांजे की जान तक जोखिम में डाल ली। किस लिए? देश की सेवा में या देश से गद्दारी करने में? बकवास मत करो। रहे ना इमेच्योर के इमेच्योर तुम। नौ सीखिए। घर वालों को ना बताकर घर वालों की जान बचाए रखी है मैंने, समझे? और तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे जरिए वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो यानी आप सच में देश के गद्दार बन गए हैं? मैं तुमसे ये फिजूल की बात नहीं करने वाला। तुम्हें एक पहेली दी थी, वो सॉल्व कर पाए हो तुम? जी नहीं। एक लाइन भी नहीं? बस मामा जी का ये मुझसे पेश आने के तरीके पे मुझे बड़ा गुस्सा आया। मतलब बंदा खुद गलती कर रहा है और उल्टा मुझे जलील किए जा रहा है। सुन, मैंने भी छूटते कहा, हाँ एक लाइन लगता है पकड़ में आ गई है, सेकंड लाइन पहेली की। मैं एक्चुअली केवल बक रहा था, मुकंदी की कई बात याद करके। वो जो लाइन है ना, मामा जी, दो टंकी पे बैठा कबूतर, तो दो टांकी नाम का मुंबई में एक इलाका है, वहां कोई इंतजार कर रहा है, या वहां बैठा कोई बाकी सब पर नजर रखे हुए। और मेरे ये कहते ही मामा जी की आंखों में एक चमक आई, फिर मुस्कुराहट आंखों से उनके होठों पे फैली, और वो बोले, वेरी गुड, ठीक है, तुम जाओ। बाकी पहली भी सॉल्व करने की कोशिश करो, तब मानूंगा कि तुम कुछ लायक हो। और सुनो, अभी कुछ दिन घर मत जाना। माँ मामी जी की फिक्र मत करना, वो सुरक्षित हैं। और मामा जी अपना सूटकेस बंद करने लगे। एक मिनट, क्या मतलब समझ में आया आपको पहेली का? जान सकता हूं? कुछ नहीं, रुस्तम फिर मुंबई में है, फाइल का इंतजार कर रहा है। और फाइल कहाँ है? मैंने कहा ना, निकलो यहां से फौरन। और आगे कुछ ना कहते हुए मामा जी ने अपना सूटकेस उठाया और वो खुद वहां से निकलने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर को गए, दरवाजा तुरंत मुझ पर बंद करके। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और नहीं खुला। जानबूझकर मामा जी ने मुझे अंदर बंद कर दिया था। कुछ 10 मिनट के बाद दोबारा जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुला और मैं वहां से निकला। मेरे सर में दर्द हो रहा था, चकरा रहा था मेरा सर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या मुझे अपने मामा जी की मदद करनी चाहिए, क्या मामा जी सच में देशद्रोही थे। यह सोचते हुए मैं चलकर लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पहुंचा और वहां से मैंने मेट्रो ली साउथ दिल्ली की तरफ। हां, मैं इस वक्त बस साक्षी से मिलना चाहता था। मैंने कहा ना, सिवाय उसके और किसी की कंपनी में मुझे सुहानी धूप की फीलिंग नहीं मिल सकती थी इस वक्त। रास्ते में मैंने दोबारा से अपना मोबाइल ऑन कर दिया था। गोल्फ लिंक्स पहुंचकर मैंने कुछ फूल लिए और मैं साक्षी के घर पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई। कई बार डोरबेल बजाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने नॉक किया तो पाया दरवाजा खुला ही था। मैं अंदर घुसा, कोई नहीं था। मैंने आवाज दी, साक्षी, साक्षी। कोई आहट नहीं। मैं ऊपर के फ्लोर पर गया और वहां बेडरूम में साक्षी बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। पहले तो आदतन मेरी नजर उसकी कमर पर पड़ी। उसकी टी शर्ट कुछ ऊपर को खिसक गई थी और उसका गोरा मखमली बदन मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगा। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि साक्षी पलटी और मैंने देखा उसकी आंखें रो रो कर लाल थीं और उसकी नाक में से खून बह रहा था। साक्षी? खूनी रिश्ता के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, तृप्ति खामकर, श्याम रावत, शैली, ओमी जोशी, अनामिका, निशांत कुमार, चारू गुप्ता और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस खूनी रिश्ता का चौथा और अंतिम भाग, सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।